अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ JEST एंड PST। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम क्लास 6 की मैथ को लेके चल रहे हैं और हम चैप्टर 3 तक पहुंच चुके हैं। तो नाज़रीन, उसके साथ साथ कुछ दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि सर एज प्रॉब्लम पे भी कुछ वीडियोस बनाएं, रेशो प्रोपोर्शन पे या अरिथमेटिक पे, ठीक है, अरिथमेटिक पे वीडियोस बनाएं और उसके साथ साथ जिस तरह वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं क्वेश्चन या परसेंटेज पे, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना उनके लिए भी ये वीडियोस बनाई जाएं, क्योंकि उनका कहना है कि हम जब डिफरेंट टाइप एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पे जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो इस तरह के होते हैं, या रेशो से होते हैं या अरिथमेटिक से लिए जाते हैं या वर्ड प्रॉब्लम से या परसेंटेज से या एज प्रॉब्लम से। तो उनके लिए भी ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि आने वाले जो स्क्रीनिंग टेस्ट है या दूसरे FPSC एग्ज़ाम है उन्हें उसमें आसानी हो। तो जो लोग मेरी JEST और PST की सीरीज़ को देख रहे हैं उनसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप वो तो देखें ही देखें सीरीज़, लेकिन इसको भी आपने मिस नहीं करना। तो आइए, आज का लेक्चर जो है हमारा वो है एज प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो एज प्रॉब्लम क्या होता है, हम एज प्रॉब्लम को किस तरह डील करते हैं, और एज प्रॉब्लम में जो हमें स्टेटमेंट मिलती है एक इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन में, उससे हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो एज प्रॉब्लम या वर्ड प्रॉब्लम में जस्ट आपने सीखना ये है कि हाउ टू मेक अ इक्वेशन इन वर्ड प्रॉब्लम या एज प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस पोर्शन में आपको मैं ये बताऊंगा कि आपने इक्वेशन कैसे बनानी है, ठीक है। और इक्वेशन जब बन जाएगी तो फिर उसमें जो एक अननोन वेरिएबल होगा हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन, जब भी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उसमें हमें इंग्लिश कीवर्ड ढूंढने होंगे, ठीक है। अब कीवर्ड क्या हो सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, और उन कीवर्ड से हमने मैथमेटिकल टर्म कौन सी यूज़ करनी है। तो अगर आपको स्टेटमेंट में कहीं भी एडिशन, इंक्रीज्ड, मोर देन, एक्सीड, प्लस, ग्रेटर, ओल्डर या सम कहीं भी अगर नज़र आ जाए तो आपने समझ जाना है कि यहाँ हम एडिशन का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो आपने प्लस कहाँ यूज़ करना है, जहाँ पे आपको ऐसे कीवर्ड देखने को मिल जाएं। इसके और भी नाम हो सकते हैं। तो जब आप वो स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसमें कोई चीज़ जमा हो रही है, ठीक है। और भी इसमें हो सकता है आफ्टर, ठीक है। जहाँ भी कहीं आफ्टर आ जाए वह सेंटेंस में तो हमने वहाँ भी प्लस का साइन यूज़ करना है। इसके साथ साथ हमने माइनस कहाँ यूज़ करना होता है, जहाँ भी डिक्रीज़ लिखा आ जाए, लेस देन लिखा आ जाए, माइनस, सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन लिखा आ जाए, या सब्ट्रैक्टेड लिखा आ जाए, या डिफरेंस लिखा आ जाए, ठीक है, या फिर बिफोर लिखा आ जाए। तो आई होप कि इन जितने मैं कीवर्ड बता रहा हूँ इनमें से ज़रूर कोई ना कोई होगा या इसके मुतबादिल कोई ना कोई ज़रूर वर्ड होगा। तो आई होप कि आप जज कर लेंगे कि यहाँ पे उसमें से कोई चीज़ माइनस करने की बात हो रही है तो आपने वहाँ पे माइनस का सिंबल यूज़ करना है। तो इससे घबराइएगा नहीं, जब आप क्वेश्चन करेंगे, अभी ये आप टर्मिनोलॉजी समझ लें, तो जब मैं क्वेश्चन कराऊँगा तो आपको और अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। और दूसरा जो प्रोसेस वहाँ हो रहा होता है, वहाँ एक मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो अब हमें किस तरह पता चले कि यहाँ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो आपने देखना है कि वहाँ पे जो कीवर्ड होगा या टाइम्स ऑफ होगा, ठीक है, वहाँ लिखा होगा टाइम्स ऑफ, तो इसका मतलब है, या प्रोडक्ट लिखा आता है, कभी कभी प्रोडक्ट लिखा आता है, ठीक है, या मल्टीप्लाई लिखा आता है। तो ऐसे कीवर्ड जहाँ भी आपको मिल जाएं तो वहाँ आपने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस यूज़ करना है। या ट्वाइस लिखा आ जाता है, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना, ट्वाइस का मतलब 2x, थ्राइस का मतलब है 3x। x एक हमारे लिए कोई अननोन चीज़ है, उसको हम ट्वाइस करेंगे तो 2x, और अगर हम थ्राइस करना है तो 3x। तो वहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। और तीसरा जो लास्ट जो सिंबल यूज़ होता है वो होता है इक्वल टू का ना। तो उसमें आपको कीवर्ड मिलेंगे इज़, विल बी, वाज, हैज़, विल हैव, हैड। तो इस तरह के आपको कीवर्ड देखने को मिलेंगे, तो वहाँ आपने इक्वल टू का सिंबल लगाना है। तो इससे घबराएं नहीं, आप बार बार जब ये चीज़ें यूज़ करेंगे, वर्ल्ड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो आइए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो मज़ीद जो आपकी कन्फ्यूजन होगी उसमें से क्लियर हो जाएगी। आप एक मरतबा इसको देख लें। तो नाज़रीन, क्वेश्चन है हमारा
एक क्वेश्चन है, अ मैन्स एज इज़ 3 टाइम्स, ठीक है। वो कह रहा है एक शख्स है जिसकी एज 3 टाइम है हिज सन, ठीक है। अ मैन्स एज इज़ 3 टाइम हिज सन, ठीक है। तो अब इसको आपने किस तरह लिखना है। मैन के लिए मैंने एम कंसीडर किया, ठीक है। उसके बाद और सन के लिए मैं एस कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। अ मैन्स एज इज़, अब इज़ जो जब मैंने कहा था जहाँ भी इज़ आ जाए वहाँ आपने इक्वल टू का साइन लगाना है, ठीक है। इज़ 3 टाइम हिज सन, 3 टाइम्स, अब टाइम मैंने कहा था जहाँ भी टाइम्स है वहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एस, एस क्या है हमारा, उसका सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आई होप कि आपने इस स्टेटमेंट को समझा होगा। अ मैन्स एज, अ मैन्स एज इज़ की जगह पे मैंने लगाया इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब है 3 टाइम हिज सन, तो मैं सन के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी एक स्टेटमेंट हो गई एक, ठीक है। आपने इसको यहाँ तक ख़त्म कर देना है। अब आएंगे हम दूसरी स्टेटमेंट की तरफ। इन 15 ईयर्स इट विल बी, अच्छा ये देखें, इन 15 ईयर वो फ्यूचर की बात कर रहा है कि 15 साल के बाद, ठीक है। तो फ्यूचर की बात हो रही है तो उसमें एज जमा होगी, ठीक है। अब हम लिखेंगे, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट एम, ये जो उसकी एज थी वो कह रहा है आफ्टर 15 ईयर्स, मतलब आफ्टर या विल बी तो एक ही बात हो गई, ठीक है। तो जब अब मेन में मैंने 15 ऐड किया है तो ऑब्वियसली सन में मैं 15 को ऐड करूँगा, क्यों, क्योंकि टाइम दोनों के लिए अब एक ही रफ्तार से मूव करेगा। अगर 15 साल बाद उसका टाइम गुज़र रहा है तो सन का भी तो गुज़र रहा होगा ना, ठीक है। इन 15 ईयर इट विल बी डबल, अब वो कह रहा है इट विल बी डबल, डबल का मतलब या ट्वाइस का मतलब एक ही होता है 2, डबल द दैट ऑफ हिज सन, मतलब उसका जो 15 साल के बाद जो मैन था उसकी जो एज होगी वो अपने बेटे से डबल होगी, ठीक है। एक मरतबा मैं दोबारा आपको ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट समझाता हूँ और फिर हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। नज़रीन, वो स्टेटमेंट ये बता रही है कि एक शख्स है जिसकी एज उस वक्त, ठीक है, अपने बेटे से 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है, 3 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर सन की एज है 20 ईयर्स मिसाल के तौर पे, तो फादर की जो एज होगी, फादर की एज होगी 60, 3 गुना ज़्यादा है उसकी, ठीक है। अब वो कह रहा है 15 साल के बाद, अब 15 साल के बाद जो बेटी की एज है, बेटी की एज अपने बाप की एज से डबल हो जाती है, तो उसके लिए मैंने ये स्टेटमेंट बना ली, ठीक है। और टाइम, और यहाँ मैंने प्लस क्यों यूज़ किया है, प्लस इसलिए यूज़ किया है कि वो विल बी की बात कर रहा है, आफ्टर की बात कर रहा है, तो मैंने यहाँ भी प्लस यूज़ किया, ठीक है। और ये मैंने 2 यहाँ पे क्यों यूज़ किया, क्योंकि उसने डबल कहा हुआ है, ठीक है। डबल का मतलब या ट्वाइस का मतलब एक ही होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब ये आपने इक्वेशन तो बन गई, ठीक है। आप इक्वेशन बनाने प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपसे भी इस तरह की इक्वेशनें बन जाएंगी। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है। अब यहाँ हमेशा आप बात याद रखें कि जो आपको पहली स्टेटमेंट होती है वो एज ए हेल्पिंग स्टेटमेंट होती है आपके लिए, ठीक है। आप उस स्टेटमेंट को नीचे यूज़ करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब उन्होंने क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है कि हाउ ओल्ड इज़ सन नाउ। अब उन्होंने सन की एज पूछी हुई है कि इस टाइम सन की एज क्या होगी। तो नाज़रीन याद करें, याद रखें कि अब हमारे पास जो m है वो 3s के बराबर है, ठीक है। और यहाँ भी m है, यहाँ s है, तो ना हमें m का मालूम है ना हमें s की वैल्यू मालूम है, तो हम एट अ टाइम 2 की वैल्यू मालूम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए यहाँ पे रिप्लेस कराएंगे, कुछ चीज़ें रिप्लेस करेंगे। देखें m की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 3s गिवन है, तो मैं अगर m की जगह पे यहाँ 3s रख दूँ तो ये तमाम की तमाम इक्वेशन s में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसका हमें फ़ायदा ये होगा कि जहाँ भी, क्योंकि एक अननोन वेरिएबल होगा तो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर एक ही इक्वेशन में 2 अननोन होंगे तो उसकी वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अब आपने m की वैल्यू क्या है आपके पास 3s, तो आपने जहाँ ये m में आपने इसकी जगह पे 3s लिख देना है।
3s प्लस 15 और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 30। ठीक है, अब आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास एक ही अननोन है, वो क्या s, तो हम s मालूम कर सकते हैं। अब ये 3s है और ये 2s है। अब इक्वल टू के इस तरफ अगर मैं इसको लेके आऊँगा तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, 3s माइनस 2s और ये 15 जो है हमारा प्लस का है, अब इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 30 माइनस 15। ठीक है, आइए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3s माइनस 2s इट बिकम s एंड 30 माइनस 15 इट बिकम 15। तो s हमारे पास क्या था, सन, और उन्होंने एज किसकी पूछी हुई है, सन की पूछी हुई है। तो हमारे पास सन की जो एज आ गई वो 15 ईयर्स एज आ गई। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक छोटा सा और क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन कराने के बाद इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ सन एंड फादर। ठीक है, अब दो यहाँ पे करेक्टर हैं, एक सन है, इसको आप s कह दें, और दूसरा फादर है, आप उसको f कह दें। अच्छा, सम कह रहा है तो मैंने कहा था जहाँ भी हम सम देखेंगे तो उसका मतलब है वहाँ चीज़ प्लस हो रही है। तो हम वो कह रहा है जो सम ऑफ एजेस, बाप की और बेटे की जो एज का सम है इज़ 64, वो 64 है। तो मैं प्लस करूँगा सन प्लस फादर, इट बिकम 64। ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई, ख़त्म। अब नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे अगली लाइन पढ़ के। आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स वो कह रहा है 4 साल के बाद, द एज ऑफ द फादर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, द एज ऑफ फादर इज़। ठीक है, वो कह रहा है कि अब 4 साल के बाद जो फादर की एज है वो बेटे से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो फादर की एज क्या होगी। अब इसकी स्टेटमेंट किस तरह पढ़ें, दूसरी जो स्टेटमेंट बनानी है आपने यहाँ फादर लिखना है और यहाँ पे सन। अब वो कह रहा है आफ्टर 4 ईयर, तो आफ्टर 4 ईयर का मतलब होगा एडिशन। तो यहाँ भी अगर मैंने 4 साल प्लस किए हैं तो यहाँ भी मैं 4 साल प्लस करूँगा। ठीक है, अब मैंने दोनों तरफ आफ्टर 4 ईयर को देखते हुए मैंने दोनों तरफ 4 प्लस कर दिया। द एज ऑफ फादर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स दैट ऑफ, अब 3 टाइम्स ऑफ हिज सन है ना, तो मैं सन वाली जो एज है उसको कम्प्लीटली 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब रिक्वायरमेंट उसकी क्या है, द एज ऑफ फादर इज़, हमने फादर की एज मालूम करनी है। ठीक है, एफ़ मालूम करना है हमारा क्या है। इन सिंपल अगर मैं कहूँ तो हमने देखना है कि यहाँ पे एफ़ हमारा क्या होगा। तो नाज़रीन याद करें, जिस तरह हमने पिछली स्टेटमेंट को, जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें थी उसको हमने एज ए हेल्पिंग यूज़ किया था दूसरी में। ठीक है, अब यही सीन हमने यहाँ भी करना है। अब हमें यहाँ पे मालूम क्या करना है, एफ़ मालूम करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से एफ़ की वैल्यू फाइंड करके मैं यहाँ रिप्लेस करा दूँगा, ताकि मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर जो एफ़ है, सिर्फ मैं एफ़ को यहाँ रखूँगा। आई रिपीट, एक मिनट मैं रिपीट करता हूँ। अब हमारा जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो एफ़ है, फादर है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि इस एस को मैं एलिमिनेट कर दूँ। और एलिमिनेट कैसे होगा कि एस की जगह पे मैं क्या लिखूँ कि एलिमिनेट हो जाए। अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमेशा आपकी हेल्प करेगी इस काम को रिप्लेस करने में। तो आप ये देखें, आपके पास गिवन क्या है, एस प्लस एफ़ इज़ इक्वल टू 64। अब आप अगर s की यहाँ से वैल्यू निकालें, s इज़ इक्वल टू 64 और ये f प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास देखें s किसके बराबर आया, 64 माइनस f। तो यही वैल्यू उठा के आपने इस जगह पुट करनी है बस। ठीक है, तो f प्लस 4 इज़ इक्वल टू 3 और s की जगह मैं क्या लिखूँगा, 64 माइनस f एंड प्लस 4 एज इट इज़। जस्ट मैंने यहाँ पे एक s की वैल्यू पुट की है और मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो अब देखें यहाँ भी f है, यहाँ भी f है, तो हमारे पास सिर्फ एक f अननोन है। एक अननोन हम निकाल सकते हैं, एट अ टाइम 2 अननोन निकालना मुश्किल हो जाता है। अब हम इसको बस सॉल्व करेंगे।
f+4 और 64 माइनस f प्लस, अब न्यूमेरिक में ऐड होगा तो 64 + 4 ये हो जाएगा 68 माइनस f, ठीक है, f+4। अब 3 को जब मैं 68 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 8 = 24 और 3 6 = 18 और 2 20 204, तो यहाँ पे आएगा 204 और ये 3f, इसमें 3f ये 3 है, अगर ब्रैकेट है तो ये कम्प्लीटली मल्टीप्लाई होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ इससे मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू होगी वो जो बाहर वाला नंबर होता है तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो 3 ये f हो जाएगा। अब 3f माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3f ये f एज इट इज़ ही, और f को मैंने यहाँ इधर इक्वल टू के इस तरफ करूँगा तो साइन चेंज होता है, तो ये 204 और ये 4 जो है हमारे पास प्लस का है, इक्वल टू के इस तरफ ले जाऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो एक f और 3f ये हो गया 4f और 204 माइनस 4 इट बिकम 200 और f, अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ इक्वल टू की तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 पे डिवाइड। अब आपने बस 200 को 4 पे डिवाइड करना है, तो जवाब आपका फादर की एज आपके पास आ जाएगी। तो डिवाइड करने का प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है कि डिवाइड किस तरह करते होते हैं। जब 200 को, अब 200 को मैं 4 पे डिवाइड कराऊंगा, अब 2 तो छोटा है और 4 बड़ा है, तो मुझे एक नंबर इसके साथ जो पीछे वाला नंबर है वो ऐड करना होगा। अब हो गया 20, ठीक है, तो 20 हो गया, तो 4 का टेबल 20 पे कितनी मरतबा जाता है, 5 मरतबा जाता है, ठीक है, तो और इसके पीछे एक और भी ज़ीरो है, तो 50 टाइम 4 का टेबल 200 पे जाएगा, तो 200 माइनस 200 इट बिकम 0, तो जो कोशेंट है हमारा वही हमारा जवाब होगा। तो f हमारे पास क्या आया, 50। आपने 200 को 4 पे डिवाइड करना है, और डिवाइड वाला मैंने तरीका बताया हुआ है पिछली लेक्चर नंबर 7 में, तो आप वो कम्प्लीटली देख सकते हैं। यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया है, 4 का टेबल 200 पे कितनी मरतबा जा सकता है, 50 टाइम्स जा सकता है, तो ये हमारा, तो हमारी द एज ऑफ द फादर इज़ 50 ईयर्स। आई होप दोस्तों कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो हमेशा याद रखें, जो पहली स्टेटमेंट होगी ना, पहली स्टेटमेंट वो ऐसे समझें कि वो आपकी हेल्पिंग स्टेटमेंट होगी, वो आपको हेल्प करेगी अमाउंट को रिप्लेस करने में, जो वेरिएबल को रिप्लेस करने में वो आपको हेल्प करेगी। तो पहली स्टेटमेंट बनाने के बाद जब आप दूसरी स्टेटमेंट बनाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 अननोन आ जाएंगे, ठीक है, 2 अननोन आ जाएंगे। अब 2 अननोन को एट अ टाइम मालूम करना हमारे लिए मुश्किल होगा, ठीक है, बाकी तो हैं ही सारी वैल्यूज़, हम किस तरह मालूम करेंगे। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट का पार्ट होता है, जो हमें मालूम करना होता है, हम सिर्फ उसी को इसमें रखते हैं, बाकी को एलिमिनेट करा देते हैं। एलिमिनेट इस तरह कराते हैं कि जो हमें रिक्वायर्ड है बस वही उसमें रखते हैं, बाकी इस इक्वेशन से हम हेल्प लेके उसको रिप्लेस करा देते होते हैं, जैसा कि मैंने इस स्टेटमेंट में किया। आपने देखा कि मैं एक स्टेटमेंट ये दी हुई थी, दूसरी स्टेटमेंट ये दी हुई थी। अब यहाँ पे उन्होंने हमसे फादर के बारे में पूछा हुआ था, तो मैं यहाँ पे सिर्फ कोशिश करूँगा कि f हो, s को मैं एलिमिनेट करूँ। s को एलिमिनेट कैसे करूँगा, यहाँ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उससे हेल्प लूँगा, f को मैं उस तरफ दूसरी तरफ ले जाऊँगा तो सिर्फ ये s की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं वो वाली वैल्यू उठा के जब मैंने इधर पुट की तो ये तमाम f में ट्रांसफॉर्म हो गई। अब हमारा ये मसला आसान हो गया, और अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ही करनी है आपने। तो नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।